हम लोग स्वागत मंतव्य की ओर जा रहे हैं। स्वागत मंतव्य एक महत्वपूर्ण क्षण है ये, जब मैम श्वेता दीप्ति मैम को मैं बुला रही हूँ। वो स्वागत मंतव्य में अपनी बातें रखेंगी। स्वागत करना अपने आप में सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। मैं आपकी उपस्थिति देख रही हूँ, हमारे गणमान्य व्यक्तित्व की उपस्थिति देख रही हूँ और सच पूछिए तो मैं गदगद हूँ। सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष महोदय हिमालयनी के प्रबंध निदेशक इंजीनियर सचिदानंद मिश्र जी का स्वागत करती हूँ, उनकी ऊर्जा को नमन करती हूँ और साथ ही हमारे बीच भारतीय दूतावास से पधारी हुई हैं गीतांजलि मैम, जो मैं समझती हूँ कि उनका समय कितना महत्वपूर्ण है, फिर भी उन्होंने आज के दिन समय निकाला है। मैं उनका हृदय तल से आभार भी व्यक्त करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ। हमारे बीच अनिल सर हैं और उनकी तो मैं क्या कहूँ कि उनका सहयोग हमें हमेशा डीएवी के इस प्रांगण में खींच लाता है और हम जब भी चाहा उन्होंने हमें ये उपलब्ध कराया है, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे ये पता चलता है कि शिक्षा के जगत में, साहित्य के जगत में और विद्यार्थियों से या उनसे जुड़े लोगों से उनकी कितनी उनका अपनत्व है कि वो कभी भी ना नहीं कहते हैं। और मैं तो ये भी उम्मीद करूं कि आगे भी हमें यह सहयोग मिलता ही रहेगा। मैं आपका भी सादर स्वागत करती हूं। हमारे बीच शिखर गिरी सर हैं और उसके साथ ही एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व डॉक्टर रामदयाल राकेश जी हैं, जो नेपाल के वो साहित्यकार हैं जिनकी पकड़ नेपाली, हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली सभी भाषाओं पे है और आप निरंतर इसके प्रति प्रयत्नशील हैं और रचना में लगे हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी बात कंचना जी ने कही कि कल उनके एक पुस्तक का विमोचन था। 6 महीने पहले उनकी धर्मपत्नी का देहांत हुआ, जिनकी याद में उन्होंने कल पुस्तक विमोचन कराया और उसके साथ ही अपनी उम्र के 84वें वर्ष में वो प्रवेश कर रहे हैं। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूं कि आप हमेशा आपका सानिध्य हमें मिलता रहे और आप यूं ही सजग हों, प्रयत्नशील रहें, रचना कर्म में प्रवृत्त रहें। और उसके साथ ही जब हम सामने मंच की बात कर रहे होते हैं तो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके सामने जो बैठे हुए हमारे श्रोतागण, दर्शकगण होते हैं, उनका स्वागत तो बनता ही है, क्योंकि उनके बगैर किसी भी कार्यक्रम की न तो शुरुआत हो सकती है, ना अंत हो सकता है। तो मैं आप सभी का हृदय तल से स्वागत करती हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण आज के मैं उन बच्चों का स्वागत कर रही हूँ जिनके ऊपर इस देश की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। आप संस्कारवान बने और कहते हैं विद्या ददाति विनयम, वो विनय आप में आए, क्योंकि कुछ आपको आज यहाँ बुलाया गया है हिंदी भाषा के लिए कि आपने उसमें अच्छा किया है, आपने सभी में अच्छा किया है। लेकिन हिमालयनी वो पत्रिका है जो आज 30 वर्षों से लगातार हिंदी के लिए प्रयासरत है, इसलिए आपको यहाँ बुलाया गया और आप यहाँ आए हैं। तो ये जो आपकी मेहनत है, उस मेहनत के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। आपने जो इतनी कोशिश की, अपना पूरा एफर्ट डाला है, तो ये जो है ये आगे चलकर भी आप में बरकरार रहें, आपकी राहें न भटकें, आप किसी और चीज़ में न जाएं। ये हम लोगों की तो अंदर से एक अभिभावक होने के नाते भी और एक शिक्षक होने के नाते भी बच्चों से ये हम हमेशा चाहते हैं कि उनके में वो अनुशासन बना रहे। उनके लिए उनका संस्कार, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा उतनी ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए जितने उनके घर के अपने लोग होते हैं। और हर घर में आप ये मान के चले, अभी कुछ चूँकि ये आज मुझे इसलिए कहने का मन कर रहा है कि पिछले 20-25 दिनों से हम लोगों ने जो पड़ोस के राष्ट्र में देखा और 6-7 महीने पहले जो हमने अपने देश में देखा, वो ये कहने पे विवश कर रहा है कि अपनी ऊर्जा सही जगह पे लगाएं, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ बहुत कुछ देश को भी चाहिए होता है, समाज को भी चाहिए होता है और आपके परिवार को भी चाहिए होता है। सभी यहाँ नहीं हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व आप करते हैं, आप जो सीख के जाते हैं वो आपके व्यक्तित्व को निखारता है। तो इसके नाते मैं आपके उस आने वाले कल के लिए शुभकामना देते हुए बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं और आज आपके धैर्य की भी परीक्षा होने वाली है कि मुझे यह जो उपस्थिति है यह अंतिम समय तक दिखनी चाहिए, और क्योंकि आप लोगों के बगैर कुछ संभव नहीं है। तो मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ और अंतिम समय तक आप लोगों को देखना भी चाहूँगी। धन्यवाद। नीर भरी तप्त नदी पुस्तक समीक्षा के बाद हम और आप लेखिका को सुनेंगे, उनके मन के भावों को सुनेंगे
कृति की रचना करते समय ये मैं अपनी बातें लिख रही हूँ, मेरे मन में जो है मैं वो लिख रही हूँ। समय के अनुभव को, उस समय की परिस्थिति को बताने के लिए मैं सादर आग्रह कर रही हूँ आदरणीय लेखिका डॉक्टर श्वेता दीप्ति को। हाँ, एक जिज्ञासा यह भी है कि इतनी व्यस्तता के बावजूद आप कैसे इतना लिख लेती हैं, इसको ज़रूर बताइएगा। मंचस्थ विद्वतजन, उपस्थित सभी में मेरा सादर अभिवादन। नमस्ते सर। हमारे बीच भाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष गोपाल ठाकुर जी विराजमान हैं। सर आप आए। कंचना जी ने कहा कि मैं इतनी व्यस्तता के बाद लिखती कैसे हूँ, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं इसी दुनिया में रहती हूँ। क्योंकि मेरे इर्द गिर्द कलम है, डायरी है, आजकल लैपटॉप है, मोबाइल है, तो और अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब रात में सो रही होती हूँ तो कोई दो पंक्तियाँ मेरे जहन में आती हैं और मैं अंधेरे में मोबाइल उठाती हूँ और उसके नोट पैड पर मैं वो नोट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह फिर वो याद नहीं रहता है। तो वो एक आधार बनता है, वो दो पंक्तियाँ फिर आगे की पंक्तियों के लिए एक आधार बनता है। और तब मैं सोचती हूँ इसको बढ़ाया कैसे जाए। पिछले 3 सालों से ये मेरे किसी फाइल में जमा थी ये सारी पंक्तियाँ। मैं सोचती थी कि इसको मैं इकट्ठा करूँ, निकालूँ, और ये सुअवसर मुझे इस साल मिला। और इसके साथ ही एक अनूप जी को मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कहूँ कि उन्होंने बहुत कुछ वो कहा जो मैं कहना चाह रही थी। जब हम गढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त शायद हम किसी और दुनिया में होते हैं। हमारे इर्द गिर्द हमारा परिवेश से बढ़कर हमारी मन की जो भावनाएं होती हैं वो हमें चला रही होती हैं। ये नहीं है कि आज अगर आप लिखना चाह रहे हैं, आज कोई तकलीफ़ हुई तो आपने आज लिख लिया, कि आलोड़ित करती हैं, आपको मचती हैं और तब आपके अंदर वो भी शब्द बन के डायरी के पन्नों में आता है। और कई बार अभी कुछ एकाध विमोचन में जब भी जाने का अवसर मिला तो एक बात होती है कि इसे पढ़ता कौन है। ये तो बस विमोचन हुआ, किताबें आपके पास आई और बात यहीं ख़त्म हो गई। पर मुझे लगता है कि कविता में वो रस है जो अगर आप संवेदनशील हैं तो उसे ज़रूर पढ़ेंगे। क्योंकि मैं यहाँ उस युवा पीढ़ी को भी देख रही हूँ और हमारे उस पीढ़ी को भी देख रही हूँ जिनको कहा जाए कि हाँ आप उस उम्र के पड़ाव पर हैं, लेकिन हर व्यक्ति एक बार किसी की भी पंक्तियों से गुजरता ज़रूर है। आप जब अपने आप को मजबूती से रखना चाहते हैं तो आप उदाहरण लेते हैं। वो उदाहरण बहुत बड़े शायर का हो सकता है, बहुत कवियों का हो सकता है, और वो पुष्ट करती है आपकी भावनाओं को। इसलिए कविता का अस्तित्व कभी खतरे में हो ही नहीं सकता। हाँ, ये दीगर बात है कि वो कविता किसकी होगी। बड़े बड़े मंच पे नेता जब जाते हैं वो भी कुछ पंक्तियों को तो लेते ही हैं उधार, तो कुछ लोग उधार लेते हैं, कुछ अपनी मन की बात कह जाते हैं। तो ज़्यादा मैं नहीं कहूँ, अभी शुरू से आज 3-4 दिनों से जब से ये आ रहा है फेसबुक पे, तो मिश्रा सर ने भी कहा कि मैम सबसे ज़्यादा बात हो रही है आपके शीर्षक पे, और शीर्षक की चर्चा अनूप जी ने भी की। तो एक सहज सी बात मैं कहूँ कि अगर आप लोगों ने कभी भी नदी में स्नान किया हो तो नदी का ऊपरी जल जो होता है वो ठंडा होता है, पर आप जब नीचे महसूस करेंगे तो वो गर्म होता है। पर नदी तो नदी है, पानी तो पानी है, तो वो गर्म भी है और वो ठंडा भी है। एकदम साधारण सी बात है, पर एक प्रतीक तो है। यहाँ आंसू भी है, यहाँ नदी भी है और यहाँ आग भी है। नदी में सिर्फ पानी नहीं होता, नदी अपने साथ बहुत कुछ लेके चलती है, और उस लेके चलने की दुर्दशा तो आप हमारे आसपास के पर्यावरण को देख के भी समझ सकते हैं। नदी अब तो वो निर्झर सी, निश्चल सी रह ही नहीं गई है। तो नदी में वो क्षमता होती है कि वो अपने साथ जब वो पहाड़ से नीचे उतरती है तो बहुत कुछ लेके आती है और बहुत कुछ बहा के लेके चली जाती है। उसमें स्थिरता नहीं होती है। इसलिए अगेन ने भी कहा था कि अगर हम रुकते हैं तो हम खत्म हो जाते हैं। नदी हमारे निरंतर चलने रहने की प्रक्रिया है जो हमेशा हमें जीवन से परिचित करवाती है। आग हमेशा जली होनी चाहिए आपके अंदर। आप अगर खुद को जलाने की क्षमता रखते हैं तो जला देने की भी क्षमता रखते हैं। और यहाँ अगर नदी की बात करूँ तो वो एक स्त्रीलिंग को रूप में हमेशा देखते हैं हम।
तो एक स्त्री होने के नाते स्त्री विमर्श की बात अगर कहूँ तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कुछ है नहीं, हमारे अंदर बहुत कुछ है और वही कभी न कभी किसी न किसी रूप में सामने आ जाता है। विरोधाभास है लेकिन जीवन की सार्थकता भी इसी शीर्षक में मुझे नज़र आई। मैंने कई बार कोशिश की कि नहीं मैं ये न रख कर कुछ और रखूँ, पर मैं आज 3 सालों से मेरे फाइल का यही नाम था और अंत में मैं इसी नाम पे अटक गई और आज आपके समक्ष नीर भरी तप्त नदी है। मैं ज़्यादा तो कब क्या मैं लिखती हूँ ये तो अलग बात है, लेकिन एक नेपाल की बहू हूँ मैं और भारत की बेटी हूँ। तो कई बार सबसे अधिक जो पीड़ा होती है, हमें प्रवासी भी नहीं माना जाता, हमें इस देश का भी नहीं माना जाता। कहीं ना कहीं बात घूम फिर के आ जाती है, जब कभी कुछ कड़वा बोल दो तो लोग कह देते हैं इसको भारत भेज दो। तो सच है, मैं भारत की बेटी हूँ तो वहाँ से मेरा लगाव रहेगा, क्योंकि मिट्टी से आप कभी कट नहीं सकते। उस मिट्टी ने आपको गढ़ा होता है, उस मिट्टी ने आपको पहचान दी होती है। तो ऐसे ही किसी पीड़ा में मेरे अंदर जो कुछ पंक्तियाँ आई थी मैं उसे ही पढ़ूँगी। हमारी जड़ें हमारी मिट्टी में होती हैं, वही मिट्टी जो हमें पालती हैं, सींचती हैं और मौन रहकर भी फलने फूलने का पूरा अवसर देती हैं। मिट्टी अर्थात मातृभूमि, माँ, सृष्टि का सबसे अद्भुत और चुंबकीय शब्द जो हर दूरी को अपने भीतर खींच लेता है और हर दर्द में धीरे धीरे उतर आता है। माँ वह है जो जन्म देती है, माँ वह है जो जन्म देती है और मातृभूमि वह है जो हमारे अस्तित्व को पहचान देती है। एक नाम, एक ठिकाना, एक अनकही पहचान। और जब छूट जाती है अपनी मिट्टी तो दूर किसी प्रवास में हर पल एक धीमा सा रिसाव होता है, जैसे स्मृतियाँ चुपचाप आँखों से बह रही हों। और जब छूट जाती हैं अपनी मिट्टी तो दूर किसी प्रवास में हर पल भीतर एक धीमा सा रिसाव होता है, जैसे स्मृतियाँ चुपचाप आँखों से बह रही हों। याद आती है उस मिट्टी की सौंधी खुशबू, भीगे हुए खेतों की तरह, बारिश के बाद उठती धरती की पहली सांस की तरह जो सीधे अंतस को भिगा देती है। तब मन अचानक बेचैन उठता है, तब मन अचानक बेचैन उठता है, दौड़ना चाहता है उस कण कण की ओर जहाँ उसकी जड़ें आज भी सांसें ले रही हैं। कर्म चाहे हमें कितनी भी दूर ले जाए, कर्म चाहे हमें कितनी भी दूर ले जाए, शहरों की रोशनी में कितना भी उलझा दे, हम फिर भी जुड़े रहते हैं अपनी मिट्टी से, जैसे शरीर अपनी सांसों से जुड़ा होता है और सांस अपने जीवन से। तो मैं कभी ये नहीं कहूँ किसी भी फ़ायदे के लिए कि भारत मेरी रगों में नहीं है। भारत अगर मेरी रगों में है तो नेपाल में मैं सांसें ले रही हूँ, नेपाल मेरी कर्म भूमि है, नेपाल में भी यह पहचान मेरी बननी चाहिए। अभी बात हो रही थी, पुरुषोत्तम जी कह रहे थे कि ये अच्छा लगता है कि यहाँ से हिंदी की पुस्तकें निकल रही हैं। तो जिस दिन नेपाल के साहित्यकार ये मान जाएंगे कि नेपाल में लिखने वाले हिंदी लेखक भी नेपाल के ही हैं और नेपाल के हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं, तो शायद उस अंतिम क्षण में भी मैं समझूँ कि ये हमारी कोशिश कामयाब रही। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी। किताबें आप सभी के हाथों में आएंगी, आप पढ़ें और संभव हो तो उसकी जो प्रतिक्रिया हो वो मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।